जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने आज एक तहलका अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल ये खबर सामने आई थी कि हुदैबिया केस के हवाले से इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नई दस्तावेजात, कुछ नया मवाद, कुछ नए सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें इमरान खान साहब ने मीडिया के सामने रखी जो नई तो नहीं थी, क्योंकि ये बातें इसहाक डार साहब के हवाले से, उनके साहबजादों के हवाले से और उनकी मुबैना जायदादों के हवाले से, उनकी ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पहले भी ज़बाने ज़द आम हैं और इनका तस्करा बहुत से केसेस में होता रहा है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ दस्तावेजात जारी की गई जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हुए भी देखेंगे। काफी संगीन इल्जामात इमरान खान साहब ने इसहाक डार साहब पर और उनके साहबजादों पर आयद किए, खासतौर पर उनके एक साहबजादे अली डार पर। जो इमरान खान साहब के इल्जामात थे वो जरा क्विकली हम आप तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि 1981 से 2002 तक इसहाक डार साहब ने कोई टैक्स पे नहीं किया और 2007 में उनके असासों की मालियत 91 लाख थी, जो चंद सालों के अंदर दुगनी से भी ज्यादा हो गई। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इसहाक डार साहब के बेटों के 2 टॉवर्स हैं और 11 कंपनीज हैं दुबई में जो कि 2004 से 2005 के दरमियान बनाई गई और इनमें से 11 ऑफशोर कंपनीज और इनमें से एक ऑफशोर कंपनी है HDS जिसके 52 विलास हैं। और इमरान खान साहब का इल्जाम यह था कि यह सब कुछ एक गैर कानूनी तरीके से किया गया, कौम का पैसा लूटा गया, पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किया गया जिससे ये जायदादें बनाई गई। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया इसहाक डार साहब पर और उनकी फैमिली पर कि टैक्स चोरी के लिए एक हजवेरी चैरिटी बनाई गई और ये कि तुर्की, ओमान और यूनाइटेड किंगडम से पैसे आते हैं जबकि स्विट्जरलैंड से 60 मिलियन दिरहम भी आते हैं। एक मार्स स्टेट लिमिटेड और एक जुपिटर स्टेट लिमिटेड जो कि 2004 में कायम की गई थी और इस तरह 2005 में, 2009 में कुछ ऑफशोर कंपनीज कायम की गई। ये उन दस्तावेजात के मुताबिक है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की हैं। हमारे प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली अली डार साहब, इसहाक डार साहब के साहबजादे मौजूद हैं और वो अपने लगाए जाने वाले, अपने वालिद साहब पर लगाए जाने वाले, अपनी फैमिली पर लगाए जाने वाले इल्जामात जो कि इमरान खान साहब की तरफ से आयद किए गए हैं उनके जवाब आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली डार साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने मुझे मौका दिया। जी बिल्कुल, आपको मौका मिलना चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अगरचे इन इल्जामात की नौयत नई नहीं है, ये पहले भी मुख्तलिफ केसेस में इल्जामात आयद होते रहे हैं, खासतौर पर हुदैबिया केस के हवाले से मुख्तलिफ जो माजी में रेफरेंसेज आपके वालिद साहब के खिलाफ बनते रहे। लेकिन ये बताएं कि दुबई में 11 कंपनीज हैं जबल अली में, आपकी और आपके वालिद साहब की और आपके दूसरे भाई की, जिसमें से एक HDS कंपनी, आप उसके मैनेजर हैं। ये इमरान खान साहब का इल्जाम है जिसके तहत 52 लग्जरी विलास हैं। ये सारा पैसा कहां से आया? जी मैं एक एक करके बिल्कुल आपके जितनी आपने बातें की उनका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो चूंकि डार साहब अभी आपके साथ मौजूद नहीं है तो उनके बिहाफ से मैं उनसे रिलेटेड जो 2 पॉइंट्स आपने जिक्र किया, जिनका शुरू में कि उन्होंने 80 में से लेके 2001 तक कोई टैक्स नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। उनके तमाम टैक्स रिटर्न्स जो हैं 34 साल के, उनका रिकॉर्ड जो है FCR के पास मौजूद है जी। और उन्होंने सबमिट भी किया वो रिकॉर्ड, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी सबमिट किया थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो टैक्स नहीं अदा करते रहे। 2002 से 2008 तक वो टैक्स नॉन रेजिडेंट थे और इधर वो एक रॉयल फैमिली को एडवाइजरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। मैं जब नया ग्रेजुएट करके आया तो ऑब्वियसली किसी भी बच्चे को बाप की गाइडेंस की जरूरत होती है जी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल गाइड भी किया। मेरे भाई तक छोटे भाई पढ़ रहे थे और वो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनी थी तो मार्च 2008 में डार साहब ने इधर हर चीज से रिजाइन कर दिया था। डायरेक्टरशिप छोटी, एडवाइजरशिप छोटी हुई रॉयल फैमिली की और उसके बाद से डार साहब ने हमें बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंट कर दिया है। खान साहब जिन 2 टावर $200 मिलियन के टावर की बात कर रहे हैं, खान साहब को तफरीक करनी चाहिए जी एक डेवलपर में और एक ओनर में। डेवलपर जो होता है वो किसी चीज का ओनर नहीं होता। डेवलपर जिस तरह पूरी दुनिया में डेवलपर्स लोगों से इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं जी बुकिंग होल्डर से,
हम भी प्लॉट का बयाना देके उसके बाद अपने टावर की ड्राइंग्स बनवा के उन टावर्स को लॉन्च करते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट हो रही होती हैं और साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे होते हैं। टावर कंप्लीट हो जाता है तो उसके, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक टावर जिनका एचटीएस टावर का जिक्र करते हैं जी, उसके तकरीबन 300 से ज्यादा यूनिट ओनर्स हैं। हम सिर्फ एचटीएस टावर में एक टॉप का फ्लोर ऑक्यूपाई करते हैं जी, जिसमें हमारा दफ्तर है और 2-3 यूनिट उसके अलावा हमारे पास है। इसके अलावा हम पूरी एचटीएस टावर के अंदर हमारे पास 400 यूनिट के करीब जो है, उनमें से एक यूनिट भी नहीं है। हम सिर्फ, जो मैंने आपको बताया, ऑफिस के लिए ऑक्यूपाई करते हैं। आप कह रहे हैं क्या ये दुबई के 2 टावर जो कि आप लोगों के नाम से मंसूब है, ये आप लोगों के नहीं है, आप इसके ओनर्स नहीं हैं, आप इसके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स थे सिर्फ? बिल्कुल, मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि हम ये टावर्स ओन नहीं करते, हमने ये टावर सिर्फ डेवलप किए हैं। ओके, और इसकी जमीन भी आप लोगों ने खरीदी थी दुबई में? तो जमीन खरीदी थी, जिस तरह ये कॉर्पोरेट टर्म्स के अंदर जिसको एसपीवी बोलते हैं जी, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो होता है, ये कंपनी। और ये टावर्स की जमीन कब खरीदी थी आपने अली डार साहब? जी, जो एचटीएस टावर है, इसकी जमीन हमने 2005 में खरीदी थी। ठीक, 2007 के एंड में हमने ये टावर डिलीवर कर दिया था। और ये जो बात कर रहे हैं, तो 52 विलास की बात कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली इधर बिजनेस करते हैं जी, डेवलपमेंट के साथ साथ हम ट्रेडिंग भी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी तरह हमने एज ए थर्ड पार्टी हमने ईमार के साथ हमने 52 विलास बुक किए। इसको हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बुक किया, हमने बुकिंग डिपॉजिट उनको दिया और 2007 में जब बुकिंग डिपॉजिट दिया उसके बाद हमने ये विलास को बेचना शुरू कर दिया साथ साथ। और बाय 2008, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2008, ये 52 के 52 विलास हम बेच चुके थे जी। हमने आपको बिल्कुल कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि एक भी विला इनमें से एचडीएस एस्टेट्स लिमिटेड, मैं, मेरा भाई या मेरे वालिद साहब ओन नहीं करते। ये सब 2008 के अंदर बिटवीन 2007 एंड 2008 ये सारे विला बिक चुके हैं। हम कोई विला ओन नहीं करते। ये आपके नाम पर नहीं है विलास, लेकिन ये उस ऑफशोर कंपनी के नाम पर हैं अभी भी, एचडीएस के नाम पर? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो एक्सपर्ट्स हैं जी, वो एक लिमिटेड जोन है दुबई में जिसमें कंपनी खोल सकता है, कंपनी ओन कर सकता है या चीज खरीद सकता है। इसी तरह एचडीएस एस्टेट्स लिमिटेड जबल अली फ्री जोन जो है, इट्स जबल अली फ्री जोन ऑफशोर कंपनी। उस कंपनी में मैं और मेरे भाई, हम 2 शेयर होल्डर्स हैं जी, और हम ही 2 उसके डायरेक्टर्स हैं। डार साहब ना शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, ना डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, 2008 मार्च 2008 से जब उन्होंने कोalition गवर्नमेंट ज्वाइन की पीपल्स पार्टी के साथ, तब से डार साहब हर चीज से इधर रिजाइन कर चुके हैं। हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। और उस लेकिन ये कंपनीज जो इमरान खान साहब ने दस्तावेजात दी हैं, ये दस्तावेजात ठीक हैं? इन्हीं के मुताबिक कंपनीज 2004, 2005, 2009 के अरसे में डेवलप की गई, बनाई गई, जिनके अब आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्टर्स हैं? जी, 2005 में एचडीएस एस्टेट्स लिमिटेड बिल्कुल बनी थी, लेकिन मैंने आपसे जिस तरह जिक्र किया, हम डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हमारी डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए एक एसपीवी होती है, वो कंपनी ये काम करती है। एचडीएस एस्टेट्स लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी है। कुछ इसमें एक मैंने देखा, एचडीएस टावर मैनेजमेंट लिमिटेड, वो बिल्कुल ये टावर मेंटेनेंस का काम करती है जी। कोई 8-9 क्लीनर्स हैं हमारे पास, इसी तरह मेंटेनेंस के लोग हैं, वो सिर्फ मैनेज करते हैं, वो ओन नहीं करते। एचडीएस एस्टेट्स लिमिटेड ने ये विला बुक किए और 2007 और 8 के दरमियान ये सारे एक विला बेच चुके हैं। ये कोई भी इंडिपेंडेंटली जाके इमारत से जाके या इन घरों के एड्रेसेस लिखे हुए, इनके पास जाके नए ओनर से जाके मिल सकता है जी। ये तो तब से मेरे ख्याल है 2-3 दफा मजीद हाथ बदल चुके होंगे विलास जिनका जिक्र किया इमरान खान साहब ने। ओके, इमरान खान 8 से ओन नहीं करते कुछ, इनमें से कोई विला नहीं है हमारी ओनरशिप के अंदर। ओके, इमरान खान साहब तो अपने इल्जामात को सपोर्ट करने के लिए दस्तावेजात ले आए हैं, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, क्या इनके दस्तावेजी सबूत आपके पास मौजूद हैं? आपने कहा कोई भी इमार के पास जाके या इन विलास वगैरह के एड्रेसेस लिखे हुए वहां से वेरीफाई करवा सकता है? बिल्कुल वेरीफाई करा सकता है जी। ये 52 विलास की जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, इनके नंबर्स लिखे हुए हैं।
कोई फिजिकली इन घरों पे जाके पूछ सकता है, कोई ईमार के पास जाके उनका रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। ये 52 विलास में से कोई भी, जैसा मैंने अर्ज किया, कोई एसपीएस की मलकियत नहीं है। लेकिन इल्जाम की बुनियाद, अली डार साहब, इल्जाम की बुनियाद ये है कि ये जितने भी, आपने कहा कि ओनरशिप नहीं है टॉवर्स की, अगर मान भी लिया जाए तो बिल्डिंग एंड डेवलपिंग के लिए सरमाया कहां से आया? सवाल बुनियादी यही है, इल्जाम बुनियादी यही है, और इल्जाम के पीछे लॉजिक ये दी जाती है कि क्योंकि डार साहब जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, तो वहां से पैसा पाकिस्तान से कमाया गया, पाकिस्तान से बाहर गैर कानूनी तौर पे भेजा गया, और फिर वहां पर दुबई वगैरह में बिल्डिंग एंड डेवलपिंग का कारोबार भी स्टार्ट किया गया। डार साहब जब टैक्स नॉन रेजिडेंट थे पाकिस्तान में, और मैंने जब ग्रेजुएशन की, उन्होंने मुझे इनिशियली कुछ सीड कैपिटल दिया, जिससे मैंने पहला प्रोजेक्ट अपना शुरू किया। और जब 2008 में इनिशियली कितना सरमाया दिया आपको इसाक डार साहब ने, आप शेयर कर सकते हैं? ये सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन है जी। ये 30-35 मिलियन दिरहम के करीब इनिशियल कैपिटल था जी। और उसके बाद उन्होंने जितना भी लोन मुझे दिया वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। कैपिटल जो गिफ्ट देते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी उनके जहाँ पे टैक्स रिटर्न्स में है, जहाँ पे ईसीपी रिटर्न्स अप्लाई करते हैं, वो हर चीज डिक्लेयर करते रहे हैं। और जो उन्होंने लोन अमाउंट मुझे दिया, जब 2008 में वो गए, मुझे और मेरे भाई को जो लोन अमाउंट दे के गए, वो हमने 2008 के बाद ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो हमने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे हम कारोबार में से पैसे निकालना अफोर्ड कर सकते थे, हमने उसको सारा रीपे किया थ्रू ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स रीपे किया। और अगेन उन्होंने अपने रेलिवेंट ईयर के रिटर्न्स के अंदर वो डिस्क्लोज किया कि ये पैसे ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से मेरे बच्चों ने मुझे वापस भेजे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें डिक्लेयर्ड है। उनका जो पैसा दिया वो डिक्लेयर्ड है। इनिशियल सीड मनी जो मेरे पास आया, हमें दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटिंग फर्म्स हमें ऑडिट करती है जी। वो तो कोई ऐसा क्लाइंट ऑन बोर्ड नहीं लेते जिसका कोई हल्का सा भी शुबा हो कि कोई शेडी मनी है जी। उनको आपको अपनी सोर्स ऑफ फंड प्रूव करनी पड़ती है। ओके, ड्यू डिलिजेंस करते हैं वो क्लाइंट के। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि इमरान खान साहब के जितने भी इल्जामात हैं आप पर, आपके वालिद साहब पर, आपके दीगर फैमिली के मेंबरान पे, वो गलत हैं, तो क्या वुड यू टेक हिम टू द कोर्ट? मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ जी। मैं 2 साल पहले इमरान साहब को मैंने लीगल नोटिस भेजा, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने बाबर इवान साहब को हायर किया, और वो कोर्ट में हर पेशी के ऊपर वो अगली तारीख मांगते जाते हैं। जो आज इल्जामात की सीरीज में कुछ नए इल्जामात लगाए हैं, क्या इन पर आप इमरान खान साहब को कोर्ट लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे जी। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात हैं। लास्टली मैं आपने डार साहब के हवाले से एक और बात की थी, जिसका मैं, चूंकि डार साहब इधर मौजूद नहीं है, उनकी एब्सेंस में मैं अपना फर्ज समझता हूँ, उसको भी क्लैरिफाई करूँ। उन्होंने हमारे चैरिटेबल इदारों का जिक्र किया, हजवेरी फाउंडेशन का, हजवेरी ट्रस्ट का। जी हम अल्लाह के फजल से ये चीजें ऐसी नहीं है जो कि इंसान जो है वो इसका मतलब फॉलेला मचाता है। ये अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान होती है। लेकिन चूंकि उन्होंने उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर इल्जाम लगाया है, इसी तरह नैब ने भी उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये गलत इल्जाम है कि उसके वो खुदा न खास्ता ये चैरिटेबल इदारे जो है पैसे साइफन करने के लिए या ब्लैक मनी वाइट करने के लिए यूज होते हैं। वो बिल्कुल हमारे जो एक हमारे इदारे में जिसका नाम साया है जी, इस वक्त हमारे पास 100 के करीब बच्चे हैं जी उस इदारे के अंदर। वो सब यतीम बच्चे हैं। वो उन एजेस से हमारे पास आए जब वो 4, 5, 6 साल के थे, ताकि उन सबको एक यूनिफॉर्म उनको लिविंग स्टैंडर्ड मिले, एजुकेशन मिले। उनमें से कई बच्चे अब्रॉड भी जा चुके हैं जी। एक बच्चा उनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है। पोजीशन होल्डर्स भी हमारे बच्चों में से बच्चे हैं जी। और बाकी हमारा जो ट्रस्ट है बेपना और काम करता है, मेडिकल अद्वियात देता है, हॉस्पिटल्स के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम मैस मैरिजेस करवाते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे इदारे ये लेकिन टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते जी, बिल्कुल नहीं होते। इनके सारे अकाउंट्स मौजूद हैं, वो हम ऑलरेडी लैब को सबमिट करवा चुके हैं जी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली डार साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। अली डार साहब के साहबजादे अपने ऊपर, अपनी फैमिली के दीगर मेंबरान और अपने वालिद साहब पर इमरान खान की तरफ से लगने वाले इल्जामात का जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे और कल एपीसी होने जा रही है और कल नवाज शरीफ साहब सऊदीया भी जाने वाले हैं। सऊदीया में डील की, एनआरओ की क्या तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कि जो सऊदीया में एनआरओ की अफवाहें हो रही हैं, ऑपोजिशन बेकरार है, असल सूरत हाल है क्या, इस हवाले से खुसूसी बात करेंगे। मुदायबा में बच ही नहीं सकता शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी सऊदीया में मौजूद हैं पिछले 3 दिन से, और जब से वो सऊदी अरब तशरीफ ले गए हैं तब से कोई एनआरओ, कोई नया एनआरओ, कोई नई डील होने की अफवाहें सरगर्म हैं। अब आज की खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब वो भी कल सऊदी एयरलाइन की स्पेशल फ्लाइट से सऊदी अरब जा रहे हैं और अंदर की खबर जराए के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में एक मुनासिब यकीन दहानी करवा दी गई है। आला सऊदी शख्सियत की जानिब से मामलात के हवाले से नवाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब तशरीफ लेके जा रहे हैं तो कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनको फाइनल करना है, जिनको हतमी करना है। हतमी मामलात शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके उनकी मुशावरत से, उनकी मुलाकातों के बाद सऊदी हुकूमत की और सऊदी शाही खानदान की आला शख्सियात के साथ मुलाकातों के बाद हतमी मामलात नवाज शरीफ साहब तय फरमाएंगे और उसके बाद शायद लंदन चले जाएं दोनों भाई शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, और वहां पर मुशावरत से आगे का लाया अमल तय किया जाएगा। लेकिन कुछ शराइत भी सामने आई हैं और ये जो एक एनआरओ या जिसको डील का नाम दिया जा रहा है, कुछ सियासी हलकों की तरफ से, कुछ मुबस्सिरीन की तरफ से इसकी मजीद तफसीलात अनकरीब मीडिया के सामने आ भी जाएंगी। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े जबरदस्त और जोरदार आवाज में कहा कि किसी भी एनआरओ को तस्लीम नहीं किया जाएगा और अगर नया एनआरओ हुआ तो सड़कों पर निकला जाएगा। जरदारी साहब ने जबरदस्त बुलंद आवाज में मुतालबा किया कि नवाज शरीफ साहब पर 302 का मुकदमा लगाया जाए। इसी तरह से इसहाक डार ताहिरुल कादरी साहब ने भी कह दिया कि वो भी कोई एनआरओ कबूल नहीं करेंगे। मामला यह है कि कल ताहिरुल कादरी साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्किद करने जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब कल 12 बजे सऊदीया के लिए रवाना हो जाएंगे और कल 1 बजे ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। होने क्या जा रहा है इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं, कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मुमताज रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मुमताज रहनुमा हैं और नूरुल्लाह सदीकी साहब मरकजी तर्जुमान हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। मोहसिन रांझा साहब, एनआरओ की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, आप इसे एनआरओ कह दें, डील कह दें। शहबाज शरीफ साहब को मुनासिब यकीन दहानी करवाई जा चुकी है, नवाज शरीफ साहब बस हतमी मामला तय करने जा रहे हैं, अंदर की खबर जराए दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक कराइयाँ है और इसको इतनी अहमियत देना और इसके बारे में सियासी हल्कों में इतनी हलचल मच जाना, ये एक महज इत्तेफाक है। इतने अरसे से ये दोनों ये भाई और ये खानदान जो है, ये काफी अरसा सऊदी अरब में रहे हैं, 8-9 साल की वहाँ पर वाबस्तगियाँ भी हैं, ताल्लुकात भी हैं। और जो मैं समझता हूँ कि एनआरओ की बात करने वाले लोग हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये मामलात जो अदालत में हैं, इन मामलात के ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। इन मामलात पे अगर असरअंदाज होंगे तो वकला ही होंगे अपनी बहस के जरिए अदालतों में बहस करते हुए। हाँ, अगर जानबदारी इस हद तक पहुंच जाए कि यहाँ पे हकीकत को भी झुटलाया जाए, कानून के जो तकाजे हैं वो भी ना पूरे किए जाए और जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो भी उसको ना मिल रहा हो, तो वहाँ पे जरूर यकीनी तौर पे ऐसी सूरत हाल वाक़या होती है कि क्या सराइयों का लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये कब्र वक्त है ये चीजें तस्वर करना कि ये वहाँ पे अगर कोई चीज सेटल होगी तो यहाँ पे ये अदालती, यहाँ पे जो अदालती मामलात हैं ये कानून और कायदे के मुताबिक होंगे। यहाँ पे कोई इस तरह सूरत हाल नहीं है कि ये मुशर्रफ का दौर है और
आप डिनाई कर रहे हैं कि सऊदी अरब में कोई चीज सेटल नहीं हो रही, रांझा साहब? इस तरह की कोई चीज सेटल नहीं हो रही। किस तरह की हो रही है फिर? किस तरह की हो रही है? ये तो जो तफसीलात हैं ये तो मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को भी सकेंगे। जो मेरा जहाँ तक इल्म है, मेरी तो आज भी नवाज शरीफ साहब से काफी तफसीलन मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे हल्के में जलसा था उनका जो मुलतवी हो गया, अब 6 तारीख को होगा। और मेरे इल्म के मुताबिक वो भी नहीं जा रहे, वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस तरह की जो लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी रांझा साहब, क्योंकि आपके हल्के में जलसा 31 दिसंबर को बिल्कुल फाइनल था, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई नए साल के आगाज पे कि जलसा छोड़ के और सऊदी अरब जाना पड़ गया? कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखिए, इस तरह की तो चीजें होती रहती हैं, ये शेड्यूल जलसों के बदलते रहते हैं, एक दफा नहीं 3 दफा बदलते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। और अभी कोई इस तरह भी नहीं था कि ऑन द स्पॉट था, काफी दिन पहले ये फैसला इसको जलसे को थोड़ा सा आगे कर लें। तो इसको इन चीजों से मुंसलिक करना और मंसूब करना कि कोई डील हो रही है, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये असराइयाँ ही है, महज इत्तेफाक है। चले आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी, रांझा साहब फिर आपसे मैं सवाल करूंगी। कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने 302 का मुकदमा लगाने का मुतालबा कर दिया है, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो मामलात बहुत बेहतर अंदाज में सुलझाने जा रहे हैं सऊदी अरब, और मामलात जराये के मुताबिक सुलझ भी रहे हैं। देखिए, आपके जराए बड़े गहरे हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी महल्लात के अंदर से तो बातें निकलना जरा आसान नहीं होता, लेकिन आप भी बड़े दूर तक आपके हाथ और रसाइयां हैं। और फिर मुस्लिम लीग का अपना मीडिया सेल खबरें लीक भी करता रहता है, लिहाजा आपकी खबर मौसर हो सकती है, मेरे पास कोई खबर नहीं। लेकिन ये तय है जो मोहसिन शाह नवाज साहब कह रहे हैं। पहली बात मैं जरा कह दूं कि हम क्यों कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पे 302, इसलिए कि कत्ल के मुकदमे की जो दफा होती है वो 302 होती है, और जिसको भी चार्जशीट किया जाता है उसमें वो 302 लगती है। आगे तफ्तीश में फैसला होता है कि वो कौन कितना गुनाहगार और कितना बेगुनाह है, कितना किसी का कसूर है। लिहाजा वो हमारा मुतालबा तो बिल्कुल जायज है कि वो 14 अफराद का जो कत्ल हुआ, जो 80-85 लोगों को गोलियां लगी हुई है, उन लोगों का खून का हिसाब के लिए जो FIR कटी है, जो FIR दर्ज हुई है, उसके मुताबिक उनके ऊपर दफा लगाए। ये तो बड़ी तयशुदा बात है, और उसमें मियां साहब मुलजम है FIR। दूसरी गुजारिश ये है कि मोहसिन शाह नवाज साहब कह रहे हैं कि वो रूटीन में जाते हैं, कारोबार है, तल्लक है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। लेकिन सऊदियों का जहाज भेजना और शहबाज शरीफ साहब को बुलाना, ये उनके कारोबार देखने के लिए नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब अपने कारोबार देखने गए हों तो उनको सऊदी जहाज भेज के नहीं बुलाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगर जा रहे हैं तो वो रूटीन का बिजनेस एक्टिविटी या उम्रा करने नहीं जा रहे हैं। उनके बाकी कोलीग्स अगर वहां गए हैं तो उसके कुछ माने हैं। और अगर मियां साहब को जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब से सऊदी एम्बेसडर मिलते हैं तो उसके माने कुछ और हो जाते हैं। और जब भी ऐसे क्राइसिस की सूरत में मियां साहबान सऊदी अरब गए हैं तो वहां से उनको रिलीफ मिले या उन्होंने कोशिशें की हैं। जहां तक तलक NRO का है, हाँ, ये हो सकता है कि NRO ना हो, क्योंकि NRO तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जारी होने वाला ऑर्डिनेंस है जो किसी कानून की सूरत में लागू होता है। हाँ, माफीनामा हो सकता है, क्योंकि मियां साहबान माफीनामा लेके गए थे पिछली दफा भी, और उन्होंने अब की बार कायरा साहब किससे माफी मांगेंगे? मेरी गुजारिश सुन लीजिए, माफी उसी से मांगी जाती है जी, ताकतवर से, किसी से जिसके बारे में उनको शक है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अगर कोई माफी होगी तो उसी से हो सकती है, और किससे हो सकती है? लेकिन मैं समझता हूँ कि NRO तो नहीं होगा, लेकिन कोई डील, कोई माफीनामा, कोई मुआवजे की कोशिश होगी। हाँ, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान की सारी जमातें इस वक्त उसके खिलाफ खड़ी हैं। और जब इससे पहले हुआ था उस वक्त उनके रजिस्ट नहीं किया गया, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने ये काम किया था। आज मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत को भी देखने की जरूरत होगी कि पाकिस्तान के अंदर मियां साहबान का एक सियासी इशू है, सियासी जमातों के सामने उनका इलेक्शन सर पे खड़ा है, और उनकी करप्शन को और उनकी रॉन्ग डूइंग्स को अगर अपना दबाव इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान के इदारों पे उनके लिए कोई रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की सियासी जमातें, अपना बड़ा बरादर मुल्क है, बड़ा इज्जत है, बड़ा एहतराम है, लेकिन हम किसी किंगडम का हिस्सा नहीं है।
हम एक सॉवरन पाकिस्तानी रियासत हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं और यहाँ पे पाकिस्तान का अपना कानून है। ठीक है। अगर सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने इसमें इस तरह इंटरवेंशन की तो फिर डिक्टेटर वाला माहौल नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर सऊदी इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचने का खर्चा होगा, जो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक होगा अगर ऐसा हुआ। कायरत साहब बहुत गहरी बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब आप बड़ी देर से खामोश हैं, सबको सुन रहे हैं, आप एग्री करते हैं कायरत साहब की बातों से? जी बहुत शुक्रिया गरीदा। मैं बहुत सी बातों से कायरत साहब की इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि वज़ीर बातदबीर तो आपके सामने बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन जूं जूं तफसील में वो गए हैं तो दाल में कुछ न कुछ काला दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपकी दूर रस निगाह है मीडिया की, अंदर तक जाके आपकी अपनी मालूमात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो मारूजी सूरत हाल है उसमें कोई एनआरओ, कोई डील, कोई ढील ये नहीं होगी। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से सऊदी बादशाहों को, वली अहद को ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम 21 करोड़ कौम अवाम, ये आज़ाद खुद मुख्तार सवरन कौम किसी तरह की डीलिंग जो है उसको बिल्कुल कबूल नहीं करेगी और इसके नताइज भयानक हो सकते हैं। मैं ज़रा वाज़ेह अल्फाज में कह सकता हूँ इस बात को, और ना ये ऐसी डील करके फिर ये दोनों भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं उतर सकेंगे। अच्छा, हम बिल्कुल पूरी कौम को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक बात है महज मफरूजों के ऊपर, और अगर ये पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात फेस कर रहे हैं, अभी आपने लंबी बात की अली डार से और कोई मौका नहीं दिया कि उससे पूछते कि तुम उस बाप के बेटे हो जो इस मुल्क से फरार हुआ है और वजीर आजम के तैयारे पे फरार हुआ है, तुम लोगों की अखलाकी हैसियत क्या है? मैं समझता हूं मीडिया भी इनसे क्यों इस तरह बात करता है। उन लोगों से बात की जाती है जिनकी कोई अखलाकी हैसियत हो। ये मफरूर, इब्ने मफरूर, ये भगौड़े पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान के गरीबों की दौलत मैं कहता हूं लेकर भागे हुए लोग हैं। इनसे हम मुकालमा कर रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं फलाने ने इल्जाम लगा दिया, आप जवाब दे दें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मर्तबा कोई ऐसा काम होने पाकिस्तान के अवाम नहीं देंगे जिसे आप ये समझें। लेकिन पाक आर्मी अपनी जगह, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आके आपका फिक्रा सुनेंगे। नूरुल्लाह साहब बहुत देर से खामोश इंतजार कर रहे हैं और कल एपीसी भी इन लोगों की क़यादत में हो रही है। नूरुल्लाह साहब आपसे बात करेंगे आफ्टर स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के नूरुल्लाह सदीकी साहब से। नूरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत तहम्मुल से इंतजार करने के लिए। अब सूरत हाल यह है कि कल आप लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कोई 1 बजे के करीब आपकी एपीसी है, लेकिन 12 बजे नवाज शरीफ साहब सऊदी एयरलाइन पे सऊदिया जा रहे हैं, जहां अंदर की तफसीलात हमारे पास ये हैं कि एक मुनासिब यकीन दहानी मिल गई है और हतमी मामलात नवाज शरीफ साहब तय करेंगे। जी, जब भी ये मुश्किल में आते हैं तो कोई ना कोई तैयारा इनको लेने के लिए पहुंच जाता है, और अभी ये जब पहले भी गए थे तो इनके जराइम की फहरिस्त इतनी तवील थी कि इनको फिर रेस्क्यू करना पड़ा बैरूनी कुव्वतों को, और इस बार फिर जब इन्होंने 4.5 साल इस इक़्तिदार में गुजारा है, इनके जराइम और इनकी लूट मार, इनकी कत्लो गारतगरी की फहरिस्त फिर इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी है कि एक बार फिर इन्हें गैर मुल्की दरबारों में सर झुकाना पड़ रहा है। तो कल इंशाल्लाह हमारी एपीसी हो रही है, और इस वक्त हम अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान की जो मुसलमान सियासी जमहूरी कुव्वतें हैं वो साने मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए और मजलूमों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। लेकिन नूरुल्लाह साहब, एक मसला है कि जरदारी साहब ने आज पहले ही मुलाकात कर ली है। इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ बैठने पर राजी नहीं है, जबकि कादरी साहब कह चुके हैं कि मैं जब चाहूं दाएं तरफ जरदारी, बाएं तरफ इमरान खान को बिठा सकता हूं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी एपीसी कितनी कामयाब हो सकती है? देखिए, आसिफ अली जरदारी से मुराद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान साहब से मुराद है तहरीक इंसाफ।
दोनों जमातें जब डॉक्टर साहब के दाएं बाएं बैठी होंगी तो बेसिकली वो दोनों लीडरशिप ही बैठी होंगी। वो बुनियादी जो एक मौकफ है, जो एक असूली मुतालबा है इंसाफ का, किसास का, दोनों जमातों की लीडरशिप, दोनों जमातों की सेकंड लाइन लीडरशिप और दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं वो इस मुतालबे के साथ पूरी तरह खड़े हैं। वो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं कि कौन कहां बैठता है। बेसिकली तो जैसे इमरान खान साहब भी यहां पर तशरीफ लाए थे और उन्होंने बड़ी फराख दिली के साथ ये बात की थी कि ये इंसाफ का मामला है, ये बेगुनाह इंसानी खून के इंसाफ का मामला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां है। ये कुछ सियासी एजेंडा या हम कोई इंतखाबी एजेंडा तो डिस्कस कर नहीं रहे। और इंशाअल्लाह ताला कल सारी जमातें जो उनकी भरपूर नुमाइंदगी होगी एपीसी के अंदर और हसूल इंसाफ के हवाले से जो आइंदा का लाया अमल है उस पर तफसीली गौर होगा और कल हम एक लाया अमल तश्कील देकर उठेंगे। कल एक लाएमल तश्कील देके उठेंगे। मोहसिन रांझा साहब, ये तो सियासी सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी नून लीग के लिए, क्योंकि जरदारी साहब मुतालबा कर चुके हैं कि कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए नवाज शरीफ साहब। देखिए, जो पहले एफआईआर कादरी साहब के अपने कहने पे कटी हुई है वो एफआईआर मौजूद है। वो कि उस एफआईआर की जिस तरह कायरा साहब बात कर रहे थे कि उसकी हैसियत तभी आएगी जब उसकी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी और उसमें पता लगेगा कौन कितना गुनाहगार है। ठीक, कादरी साहब जो है कुछ थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। इन्होंने जब ये इसकी इस्तगासा जो था इनका अपना उसी एफआईआर के बुनियाद पर जो दायर किया गया था अदालत में, ये उस इस्तगासे में भी पेश नहीं हुए, वहां पर भी इनको जज साहब बुलाते रहे। फिर जो तफ्तीश थी, जो जेआईटी बनी दोबारा से इस मुकदमे को जो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी तहकीकात करने के लिए, उसके फोरम पे भी नहीं गए। तो ये ऐसी गलतियां मैं समझता हूँ कादरी साहब जो कर रहे हैं, इससे जो ये इंसाफ हासिल करना चाह रहे हैं। देखिए, जो भी हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या किसी का बाकर नजफी की रिपोर्ट की रोशनी में भी देख लें तो कोई जो लायबिलिटी है वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या गुजरात पे बिल्कुल उस पे है। वहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग की गई है। कोई इस तरह का मखसूस कोई शहादत नहीं मौजूद जिसमें ये कहा गया हो कि इस वक्त इतने वक्त ये वहाँ पे कोई गुफ्तगू हुई है या कोई ऐसी सूरत हाल जो थी, वो टेलीफोन कॉल्स की कोई रिकॉर्डिंग हो या कोई ऐसी बड़ा क्लियर कट जुमादार ठहराया गया, ठोस सबूत हो कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई किरदार है। शहबाज शरीफ साहब की बात है, वो तो चेन ऑफ कमांड में भी कहीं फॉल नहीं करते, ना ही कोई वफाकी गुजरा करते। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको प्रॉपर फोरम पे जाना चाहिए बजाय कि ये सड़कों पे आए धरने दें। उससे अवाम भी मुश्किलात का शिकार होती है। आपने देखा कि इस्लामाबाद में धरना हुआ, उससे अवाम का रद्द अमल जो आ रहा था वो क्या था। तो ये उसकी बजाय प्रॉपर फोरम में जाए और मैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जो ये इंसाफ चाहते हैं, मैं जिस तरह के अदालती फैसले आजकल हो रहे हैं और अदालतें जिस तरह काम कर रही हैं, प्रॉपर फोरम पे जाएं। मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एजाज चौधरी साहब से मैं लास्ट कमेंट लास्ट में लेना चाहूंगी। एजाज चौधरी, बात मुकम्मल करने दीजिए। इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। खत्म नबूवत एक मसला है, पनामा के केस दूसरा मसला है, पाक फौज के ऊपर ये हमलावर है तीसरा मसला है, अदलिया के ऊपर हमलावर है ये चौथा मसला है, और इस सबसे बढ़कर मॉडल टाउन के 14 शोहदा और 100 गोलियों से जख्मियों का मसला है। इतनी बड़ी इनकी तवील फहरिस्त है जराइम की। आप क्या समझती हैं कि क्या कोई सऊदी हुकूमत या बादशाहत कोई इस पोजीशन में है कि